आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये तीनों बीमारियां, मेटाबॉलिक डिजीज की जो तीनों बीमारियां हैं, ये आपको बहुत फ्रिक्वेंट देखने को मिलेंगी। ये तीन बीमारियां हैं: डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और अर्थराइटिस। तीनों आपके पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है। चौथी बीमारी अगर आप बीमारी मानते हो तो ओबेसिटी ले सकते हो। ओबेसिटी की वजह से भी ये तीनों आती है। तो इसलिए ओबेसिटी को मैंने बीमारी के तौर से नहीं रखा है। अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ओबेसिटी में कैसे हेल्प होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक डिजीज पे। पहली बीमारी जो है हमारी, वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज क्या है, अगर इस पे बात की जाए तो बड़ा आसान सा जवाब आता है कि एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशन जिसमें बॉडी जो है पूरी तरह से ब्लड शुगर को रेगुलेट नहीं कर पाती। या सिंपल शब्दों में इसको समझे कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट करा पाती, जिसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ये कहलाती है डायबिटीज। तो डायबिटीज में क्या होता है सर एक कि बार और ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस रहते हैं, एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल कर देते हैं। लीजिए, आपके लिए हम आपकी, थोड़ी मदद कर देते हैं जिससे आप इसको पढ़ भी सको। ये जो स्टार्टिंग के आपके वर्ड्स रहते हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक दो दो बार तो वो ऐसे डेफिनेशन में ही सब आ जाता है। डायबिटीज जो है वो ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाती। मतलब आपने जितना ग्लूकोज बनाया अपने ब्लड में, उस ग्लूकोज को आपकी बॉडी पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाती, उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती। तो आपके ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस कंडीशन को डायबिटीज बोलते हैं। लेकिन ये एक दिन दो दिन अगर ऐसा हो तो डायबिटीज नहीं है। जब ये लगातार लंबे समय तक ऐसी स्थिति रहेगी, क्रॉनिक कंडीशन होगी, तो ही डायबिटीज है। इसीलिए जब आप देखते हो तो डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए एक टेस्ट होता है, HbA1c। HbA1c जब आपका 6.5% से ऊपर हो जाए, 6.5 से ऊपर हो, तो ही आपको डायबिटीज की श्रेणी में रखते हैं कि आप डायबिटिक हो गए हो। इससे पहले की कंडीशन प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है। मतलब अगर आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 120 से ऊपर जा रहा है, या आपका खाना खाने के 2 घंटे बाद जो पीपी वाला ब्लड शुगर होता है, पोस्ट मील वाला जो ब्लड शुगर होता है, वो 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा जा रहा है। तो अगर 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा जा रहा है, मतलब 80 mg से ज्यादा का ग्लूकोज स्पाइक है। मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस कर रही होती है, या इंसुलिन नहीं होता ब्लड में। तो जब भी आपका पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता, या बनाता है पर उस इंसुलिन का बॉडी सही तरीके से यूज नहीं कर पाती, इस कंडीशन को डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज दो तरीके के होते हैं। एक डायबिटीज होता है जिसको आप प्री डायबिटिक स्टेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिटस। इंसिपिटस में क्या होता है कि आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी ग्लूकोज को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं। ये अर्ली स्टेज का डायबिटीज है, इसीलिए इसको प्री डायबिटिक या डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। ये पूरी तरीके से क्योरेबल है, 100% ये क्योरेबल है। दूसरी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटिस जो है ये क्योरेबल नहीं है, लाइफ टाइम मैनेजेबल है। लाइफ टाइम क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। तो जब कोई इंसान अपने ग्लूकोज लेवल को लंबे समय तक मैनेज नहीं कर पा रहा होता है, तो हम उसको डायबिटीज मेलाइटिस की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक।
तो क्या होता है, क्यों होता है ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो सेल के भीतर तो गया, पर इंसुलिन उस ग्लूकोज को मेटाबलाइज नहीं होने देती। तो ये बेसिकली एक तरह का ऑटो इम्यून डिस्टरबेंस हो जाता है, या ऐसे समझो कि आपके सेल्स के आसपास इतना फैट हो जाता है कि इंसुलिन उस फैट को पेनिट्रेट करके सेल के भीतर जाके एक्शन नहीं कर पाता। तो ये कंडीशन जब लंबे समय तक बनी रहती है तो इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है और आप परमानेंटली डायबिटिक हो जाओ। ठीक। तो सर ये दोबारा बता दीजिए, समझ नहीं आया। देखिए, इसको बहुत सरल शब्दों में समझो। जैसे मेरी ये उंगली है, ठीक। इस उंगली में अगर मैं सुई चुभोना चाहूं तो बड़ा आसान है, सुई उठाया और ऐसे दबाया, सुई चुभ जाएगी। लेकिन अब मैं क्या करूं, इस उंगली में चारों तरफ बहुत सारा टेप लगा दूं। अब मैं सुई चुभोना चाहूंगा तो सुई टेप से टकराएगी लेकिन उंगली तक नहीं जाता। तो जब विसरल फैट बढ़ जाता है, आपका सेल्स के आसपास फैट बढ़ जाता है, तो शुरुआती दिनों में इंसुलिन क्या होती, सेल के भीतर इंटर नहीं कर पाती। तो जब इंसुलिन नहीं इंटर करेगी तो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर जितनी आप मेहनत मेहनत कर रहे हो, जितना आपके पास थायरॉक्सिन आ रहा है, जितना आपके पास ऑक्सीजन आ रहा है, उतना ग्लूकोज तो कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का ग्लूकोज एज इट इज ब्लड में घूमता रहेगा। तो जो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन, एनर्जी बनने का प्रोसेस है, उसमें इंसुलिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब ये इंसुलिन नहीं काम करता तो फिर आप अपनी ताकत में, अपनी मेहनत के बल भी सिर्फ ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते। ठीक। तो डायबिटीज कब होगी किसी इंसान को, जब उसका विसरल फैट बढ़ जाएगा। अब वो विसरल फैट उसमें एक ऑटो इम्यून कंडीशन डेवलप कर देगा जिसमें इंसुलिन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा। तो लंबे समय तक ग्लूकोज जब ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्लूकोज बनने, जो इंसुलिन बनने का प्रोसेस है, वो खत्म हो जाएगा और आप परमानेंटली डायबिटीज के पेशेंट हो। सर मीन्स ये जो मोटे लोग होते हैं उनको ये ज्यादा होता है? ये जिनका विसरल फैट ज्यादा होता है उनको ज्यादा होता है, मोटे पतले से इसका लेना देना नहीं है। सर विसरल विसरल फैट मतलब टमी एरिया में? सर विसरल सर फैट का मतलब हुआ कि आपके ऑर्गन्स के ऑर्गन्स। आसपास कितना फैट। सर इंसुलिन जैसे आपने बताया कि जब ग्लूकोज ज्यादा होने लगता है तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, कि इंसुलिन बनता है पर उसके पहले शुरुआत रेशो में कम हो जाता बनता बहुत है लेकिन काम नहीं कर पाता। है। इंसुलिन बनता है पर थोड़ा तो काम करता है उस रेशो से। जैसे हाँ रेशो ज्यादा हो गया तो समझ हाँ 25% काम किया तो 75% रह गया, पर वो हाँ। अपने अमाउंट में तो निकलता होगा ना। नहीं नहीं, ज्यादा निकलता है। मानो आपको 50 ml इंसुलिन चाहिए था, बॉडी 150 200 ml इंसुलिन बना रही है। हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया आपको, पर वो इंसुलिन एक्चुअली बॉडी पे काम नहीं कर पा रहा। तो जो सेल्स 50 ml बना रही थी, 200 ml जब बनाने लगी तो धीरे धीरे क्या हो गई, मर गई, डैमेज हो गई। और इस हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से जब सेल्स डैमेज हो गई तो परमानेंटली आप हो गए डायबिटिक। तो इसीलिए डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन नहीं है। आज आपका ब्लड ग्लूकोज अगर मानो 200 आ रहा है तो आप डायबिटिक नहीं हो। अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज आज उसने गया, जाके चेक कराया और रिपोर्ट आई कि 200 मिलीलीटर, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रिपोर्ट आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटिक हो गया। फिर हम क्या देखेंगे कि पिछले 3 महीने से उसका ब्लड ग्लूकोज क्या रहा है। तो जब ये एवरेज निकल के आएगा, एवरेज निकल के आया मानो 5.5%, 6%, तो क्या होगा, हम उसको बोलेंगे देखो भाई, तुम्हारा विसरल फैट ज्यादा है, अपनी आदतें सुधार लो
नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, जाएगा 2-3 दिन थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देगा, थोड़ी मेहनत मेहनत करेगा, फिर अरे छोड़ डायबिटीज वाइबिटीज कुछ नहीं होती, फिर से अपनी पुरानी आदत पे आ जाएगा। तो फिर धीरे धीरे क्या आपकी होगा, आवाज को ना मेरी तरफ से चला गया था। मिसर फैट किसको बोलते हैं हम? ऑर्गन्स के आसपास के फैट, सेल के आसपास के फैट को विसरल फैट। ठीक, जो विसरल फैट ज्यादा होगा तो ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो, मानो आपके लिवर के पास फैट आ गया, पेंक्रियाज के पास फैट आ गया, है ना, या आपके इंटेस्टाइन पे फैट की लेयर ज्यादा हो गई सर आपके। इंसुलिन तो पैंक्रियास से ही आता है ना? हाँ, पेंक्रियाज। उसने उसने सपोज जैसे हमारी बॉडी में वन मंजू ट्वेंटी जी, मंजू कुछ, जी, इसको इसको एकदम बहुत लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं थोड़ा कंफ्यूजन कि, हो रहा है सर। नहीं नहीं, बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि आप हो अपने घर की इंसुलिन। ठीक, आप क्या करते हो, अपने बच्चों की, हस्बैंड की, इन लॉज की, सबकी देखभाल करते हो। इनकेस कोई गेस्ट आ गया उसकी भी देखभाल करते हो। तो आप क्या करते हो, सबको बेहतर रखने में रोल प्ले करते हो। लेकिन क्या हो कि आपके घर वाले आपसे ही दुश्मनी कर लो या आपसे ही झगड़ा कर लो। ये वैसे भगवान ना करे ऐसा कभी हो, पर आपके बच्चे आके बोले कि मम्मी तुम बहुत गंदी हो, मम्मी खाना लाई हो, तुम गंदा खाना बनाती हो, मैं तो जोमेटो से मंगा रही हूँ, तुम जाओ। तो क्या होगा, मम्मी दुखी हो जाएंगी, लेकिन मम्मी फिर भी कोशिश करेंगी, नहीं बेटा खा लो, हेल्दी है हेल्दी है। बच्चे क्या करेंगे, मम्मी का खाना नहीं खा। तो फिर उसमें कभी कभी क्या होगा, मम्मी थोड़ी सक्सेसफुल हो जाएगी कि आज मैंने तुम्हारे मन का बनाया, तो बच्चे थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो क्या हुआ, इंसुलिन बना रही है मम्मी, लेकिन वो बच्चे उस इंसुलिन को यूज नहीं कर। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल आ गया, उसमें स्विगी और जोमेटो नाम के कुछ एप्स हैं जो उनको अच्छा खाना दे दे रहे हैं। तो अभी मम्मी की जरूरत उनको नहीं पड़ रही है। लेकिन अब जो है, अब मम्मी की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत एनर्जी है, नहीं चाहिए मम्मी की एनर्जी। तो अब क्या हुआ, मम्मी धीरे 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 और ज्यादा अच्छा खाना बनाने के लिए मेहनत करेगी, और ट्राई करेंगी कि अच्छा से अच्छा खाना बनाए। और फिर थक हार के एक दिन मम्मी क्या करेंगी, सुसाइड कर लेंगी। तो जब थक हार के इंसुलिन बनाने वाली मम्मी सुसाइड कर लेगी, तो फिर मम्मी के हाथ का खाना तो नहीं मिलेगा। ये है डायबिटीज। ठीक है, तो जब इंसुलिन बनना खत्म हो जाए, इसको डायबिटीज है। जब तक इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी यूज नहीं कर रही है, तो ये प्री डायबिटिक स्टेज है। तो सर यूज इसलिए जिसको, नहीं कर रही क्योंकि फैट जमा हो गया सर, इसलिए यूज नहीं कर रही ना कि फैट हाँ, जमा होने के लिए। फैट जमा हो गया, फैट ज्यादा कैलोरी वाला है, तो बॉडी को लगा यार छोड़ो, क्या मजे करना है, क्या फालतू के काम में लगे रहो। तो बॉडी मेहनत वाला प्रोसेस छोड़ दी। और क्यों छोड़ दी, क्योंकि उस प्रोसेस को कराने के लिए जो इंसुलिन था वो नहीं आया। तो इनके बच्चे क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि पापा कहीं बाहर रह रहे थे, उनका ट्रांसफर हो गया, बेचारे दूसरी सिटी में रह रहे, तो मम्मी के ऊपर अब बच्चे हावी हो गए। तो जो इंसुलिन है वो नहीं काम करता। तो ये है डायबिटीज। ठीक, तो अगर किसी को डायबिटीज हो जाए तो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब यूरिनेशन क्यों फ्रीक्वेंट होता है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो किडनी ज्यादा फिल्टर करके उस टॉक्सिन को, उस ग्लूकोज को बाहर निकालना चाहिए। दैट्स वाई फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा वाटर बाहर निकाल रही है, तो प्यास भी ज्यादा लगेगी। इसके अलावा क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, क्योंकि बॉडी एनर्जी तो बना ही नहीं रही है, तो वेट लॉस होगा। फिर थकान होगी, क्योंकि एनर्जी नहीं बन रही तो थकान होगी। इसके अलावा आंखें सही से काम नहीं करेंगी। क्यों ब्लर्ड विजन होगा, क्योंकि आंखों में भी तो वही ग्लूकोज वाला सेल, सेल आंखों की सेल, तो आंखों की सेल्स धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगी हाई ग्लूकोज की वजह से, तो वो सही से विजन नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई घाव हो गया, कोई हीलिंग है, कुछ इम्यूनिटी इश्यूज है, तो वो बहुत स्लो रिपेयर रिकवरी करेंगे।
क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा, एनर्जी आ नहीं रही है, तो उसको हील करने की वजह और पका देंगे। तो अगर किसी को डायबिटीज होते हैं तो उसको छोटी मोटी इंजरी भी क्या होती है, पक जाती है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज देखने को मिलती है कि भूख ज्यादा लगती है। क्यों भूख ज्यादा लगती है? क्योंकि बॉडी एनर्जी बना के नहीं दे रही, तो ब्रेन को लगता है यार और खाना चाहिए, तो ब्रेन और खाना मांगता है। आप और खाना दे देते हो लेकिन फिर भी एनर्जी नहीं मिलती, तो फिर ब्रेन बोलता है और खाना दो। तो क्या होगा, जब आप बार बार खाना देते रहोगे तो मोटे हो जाओगे। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए फ्रिक्वेंट छोटी छोटी मील्स खाते रहो, जिससे ब्रेन को लगे कि खाना तो आ रहा है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। अगर किसी को डायबिटीज इन्वेस्टिगेशन करनी हो कि डायबिटीज कैसे पता कर सकते हैं कि डायबिटीज है या नहीं है, तो बहुत सिंपल तरीका है, उसका ब्लड का ग्लूकोज लेवल देखते हैं। ग्लूकोज लेवल में बहुत सिंपल टेस्ट है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पीपी ब्लड ग्लूकोज, HbA1c, और सम टाइम जब ज्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है तो यूरिन शुगर, ये कीटोन टेस्ट होता है, यूरिन में शुगर आ रहा है, तो उससे पता करते हैं डायबिटीज है या नहीं। तो फाइनली ये सारे ग्लूकोज के लेवल बता देंगे कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, बधाई हो, आपको डायबिटीज हो गई। सर इनका पैरामीटर क्या होता है? ये लिखे हुए हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 120 से ज्यादा हो जाए, एग्जैक्ट 126 तक जो है हम बॉर्डर लाइन मान लेते हैं। तो अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज 126 से कम है, 80 है, 90 है, 100 है, तो हम मानेंगे कि अभी उसको डायबिटीज नहीं हुई है। लेकिन अगर 126 से ज्यादा आ रहा है तो बधाई हो, आपको डायबिटीज हो गई है। ये फास्टिंग है, बिना कुछ खाए, 10-12 घंटे का फास्टिंग के बाद। अब दूसरा जो होता है कि आपने खाना खाया, उसके 2 घंटे बाद कितना ग्लूकोज स्पाइक कर रहा है, मतलब खाना खाने के बाद ग्लूकोज को बॉडी यूज कर पा रही कि नहीं कर पा रही, ये देखने के लिए पीपी का टेस्ट करते हैं। ये पोस्ट मील एक ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, इसमें 75 ग्राम आपको ग्लूकोज पिलाते हैं, या कुछ कुछ जो कि 100-100 ml पिलाते हैं वो। तो या फिर कहते हैं कि भर पेट खाना खा के आ जाओ, खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ग्लूकोज लेवल देखेंगे, ये 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 200 से ज्यादा होगा, फास्टिंग के हाँ, हाँ सर, फास्टिंग के पैरामीटर्स तो मैंने जो ज्यादातर देखे हैं वो 100 तक ही देते हैं, वो कि 100 टेस्ट कराते हैं तो। डायबिटीज होने में 126 एकदम बॉर्डर है। 100 आ गया और 100 लगातार आ रहा है तो मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ा ही आ रहा है, तो फिर HbA1c देखते हैं। ठीक, आपको मैं ऐसी भी रिपोर्ट दिखा सकता हूँ जिसमें HbA1c प्री डायबिटिक बता रहा है और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 80 आ रहा है। मेरा खुद का रिपोर्ट अभी पीछे ऐसा था कि मेरा 5.9 मेरा HbA1c था, पिछले जनवरी की रिपोर्ट थी, कि 5.9 HbA1c था और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 80 था। फिर हमने थोड़ी मेहनत की और फिर उसको मैनेज किया, अभी फिर से वो रेंज में आ गया, तो हम प्री डायबिटिक से बेहतर हो गए। लेकिन ये प्री डायबिटिक हमारे साथ भी थोड़े दिन पहले हुआ था। सर HbA1c जो है सर, वो 3 मंथ्स का रैंडम लेते हैं ना, हाँ, जो वो कहते एक हैं। एवरेज बताता है कि 3 महीने तक आपका ब्लड ग्लूकोज कितना बढ़ा हुआ है। तो अगर किसी ओके। का HbA1c में चेंज आएगा तो कम से कम 3 महीने बाद ही है। ओके, तो सर इसको भी हम फास्टिंग में कहते हैं या खाना खा के कभी भी टेस्ट करा लेते हैं ये वाला? नहीं, फास्टिंग ही देखेंगे, खाना खा के कराओगे तो ये लेवल्स बदल सकते हैं ना। नहीं, फॉर ओनली HbA1c। HbA1c में भी अगर आप खाना खाए रहोगे तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएंगे ना, तो HbA1c बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको फास्टिंग लेवल पे देखते हैं कि कितना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। सर एक बात पूछनी थी, मैंने आज ही मेरे रिपोर्ट्स निकलवाए, तो मेरा तो डॉक्टर ने जैसे सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग मैंने करवाया, तो उन्होंने तो फास्टिंग या बिफोर या आफ्टर फास्टिंग का कुछ भी नहीं करा, सिंपल HbA1c करवाया है, वो मेरा 5.6 आया है। बहुत अच्छा, बधाई हो, आप प्री डायबिटिक की कंडीशन में जाने से बच गई। तो सर ये आफ्टर फूड वाला करवाना जरूरी होता है क्या ग्लूकोज लेवल का? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अच्छा।
एक्यूट कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए ये होता है। जैसे अ, शुरुआती स्तर पे अगर आपको पकड़ना है डायबिटीज को तो ये देख सकते हो। अब आपके पास कोई इंसान आया जो बोले मुझे दिन भर बहुत थकान रहती है, बहुत प्यास लगती है, बहुत थका थका फील करता हूँ, उसका HbA1c ठीक आ रहा है, तो फिर हम उसका फास्टिंग और पीपी करके देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका ग्लूकोज का जो बॉडी का यूटिलाइजेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये आपको हेल्प करते हैं। तो ये सारे डायबिटीज को समझने में मदद करते हैं कि डायबिटीज कौन से स्तर का है आपको। और सर ये एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज क्या है? ये मेरा 114 आया है। एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज का मतलब सिर्फ ये होता है कि लंबे समय से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा चल रहा है। तो HbA1c और एस्टिमेटेड ब्लड ग्लूकोज ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डायबिटीज। तो सर ये यूरिन शुगर और केटोन टेस्ट है, इसके भी कुछ पैरामीटर होते हैं क्या? हाँ हाँ, वो यूरिन में ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं। तो यूरिन टेस्ट में ग्लूकोज लेवल देखते हैं। बेसिकली जब आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, आपको एनर्जी नहीं मिलता, तो यूरिन में भी ग्लूकोज पास होने लगता है, यूरिन में भी शुगर पास होने लगती है। तो वो यूरिन टेस्ट इसीलिए कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम अगर इसको आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो कफ और पित्त की बात है, लेकिन ये मेद धातु जो है वो जब दूषित हो जाता है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप मेडिसिनली मैनेज करते हो तो मुझे लगता है मत करिए। मैंने यहाँ कुछ दवाएं जरूर लिखी हैं, अगर आप चाहो तो ये दवाएं नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। पर दवाओं का जरूरत नहीं है डायबिटीज में, दवाओं की जरूरत डायबिटीज में नहीं है। ठीक, किस चीज की जरूरत है आपको? लाइफस्टाइल चेंज करने की, खाना चेंज करने की, मेहनत बढ़ाने की। इसलिए मैं कहता हूँ डायबिटीज भगवान का आशीर्वाद है। जिसको बहुत पसंद करते बोलते हैं बधाई हो जा तेरे को डायबिटीज हो गई है। सर अगर दवाओं की भी बात करें तो आपने जो ये दी है, अगर देना रहता है तो ये क्या सब देना रहता है कि एक दो ऐसा कुछ? बकवास है, इनमें तो कोई दवाई डायबिटीज ठीक नहीं करती। मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि सारी दवाएं बकवास है। क्योंकि मैं आयुर्वेदिक दवाएं आपको पढ़ा रहा था, तो फिर आप ये ना बोलो कि हमें डायबिटीज के लिए क्यों नहीं बताई, तो इसलिए हमने 3-4 दवाएं यहाँ लिख दी। ठीक है, पर इसमें से कोई भी दवाई आपके काम की नहीं। डायबिटीज की एक ही मात्र दवा जो आपके काम की है वो है या तो आप इंसुलिन ले, वो आपके काम की है, या दूसरी दवा जो है वो इनिशियल स्टेज पे मेटफॉर्मिन जो है बहुत हद तक आपके मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट कर देती है, तो जिससे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। मतलब समझो कि आपकी बॉडी काम तो नहीं करती, लेकिन दवाई आपकी बॉडी को ऐसा एहसास करा देती कि वो काम कर रही है। ठीक है, तो दवाई का मैनेजमेंट तो डायबिटीज में बकवास है। चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, कोई भी नहीं। हाँ, एलोपैथी शुरुआती दिनों में किसी के बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज से डैमेज ना हो उसको रोकने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन जरूर देती है। ये ठीक चीज है। जैसे मानो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऐसे समय पे आप ग्लूकोज के इंजेक्शन ले सकते हो, मतलब इंसुलिन के इंजेक्शन ले सकते हो, जो आपको थोड़ा डैमेज होने से प्रिवेंट करेगी। बाकी आप नेचुरली मैनेज करो। तो इंसुलिन थेरेपी मुझे सबसे सही समझ में आती है, बाकी कोई भी दवाई मुझे ठीक नहीं समझ में आती डायबिटीज के केस में। सर नमस्ते सर। नमस्कार जी। दिव्या जी म्यूट हो गई, आप प्लीज बोल दीजिए। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार हमारी आयुर्वेदिक फैक्ट्री है, तो जी। उसमें हम मधु के कैप्सूल बनाते हैं, उसमें मधुनाशिनी वनस्पति डाल चुके हैं। मैं आपके मेडिसिन पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नहीं वो मैं नहीं सर, आप बहुत बढ़िया है। हाँ, मगर ये जब
फर्स्ट स्टेज होता है तब सब लोग लेते हैं, तो बढ़िया उसका रिजल्ट होता है। ठीक है दिव्या जी, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, कोई बात तो नहीं सर। मैं यहाँ एक चीज जरूर समझाऊंगा कि ग्लूकोज जो है, जब तक आपका शरीर मेहनत नहीं करेगा तब तक उस ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिलेगी। मैंने अभी थोड़ी हाँ, देर वो पहले बात सही है सर। मैंने अभी हाँ, वो बात सही है। थोड़ी देर पहले आपको एक चीज क्या बताई कि मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जो आप मेहनत नहीं करते, लेकिन वो आपकी बॉडी को मैकेनिकली मेहनत करा देती है, जिससे ग्लूकोज लेवल में अंतर आए। उसी तरीके से आयुर्वेद की दवाएं क्या करती हैं कि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देती है, पर लॉन्ग टर्म में ये मैनेजमेंट नहीं है। मेरी बॉडी का पाचन सिस्टम जो है वो हर चीज पचाएगा ढंग से, हर चीज एब्जॉर्ब करेगा ढंग से। जो एब्जॉर्ब करेगा उसको मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो मुझे पहले ही अपनी फैक्ट्री में क्या डालना चाहिए? अच्छा खाना डालना चाहिए। अगर मैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना डाल रहा हूँ और फिर मैं जो बॉडी उससे ग्लूकोज बना रही है उसको मेहनत करके पचा रहा हूँ, तो दिक्कत क्या होगी? नहीं होगी ना। तो मेरी सोच जो है डायबिटीज को लेके बहुत क्लियर है कि इस पे दवाई खाने से नुकसान नहीं कह रहा हूं कि नुकसान हो, पर मैं ये कह रहा हूं कि बिना दवाई के इसको मैनेज किया जा सकता। क्लियर? अब जो इंसान आलसी है, मैंने बताया ना प्री डायबिटिक में डॉक्टर बोलता है मेहनत करो ये करो तो डायबिटीज रिवर्स हो जाए। अभी आपको इसलिए मैंने अपना खुद का केस बताया कि मेरा HbA1c 5.9 के करीब पहुंच गया था, 5.8 5.9 ऐसा कुछ था। तो मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, तो मैंने 7 किलो वजन कम किया और चीजें बेहतर हुई। और अगर ये 7 किलो वजन नहीं कम होता तो चीजें बेहतर नहीं होती। ठीक? तो इसलिए डायबिटीज अगर हो जाए तो जीवन भर मेहनत कीजिए, और अगर होने वाली है तो पहले ही उसको संभाल लीजिए। सर आपके केस में तो वेट लॉस आपने किया, आपका मैनेज हो गया। व्हाट अबाउट जो पतले ही होते हैं, लाइक मेरे फादर थे और मेरे एक दो हैं जो ऑलरेडी बहुत पतले हैं, तो पतले थे तो बट वो स्टिल दे करेंगे वर क्या? हैविंग। जब आप मेहनत करोगे तो आपके भीतर जो फैट है वो यूज होगा। ये सिंपल सा आप समझो कि आपके पास खाना ज्यादा है, उसको खर्च नहीं करना। ठीक? तो खाने को खर्च करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने वेट लॉस आपको उस सेंस पे समझाया, मेहनत करने की। ठीक है? ऐसे धीरे धीरे चलेंगे तो ये होगा नहीं आज। सर तो हेरिडिटरी भी बोलते हैं ना, डायबिटिक हेरिडिटरी भी है, फिर वो क्या है? जेनेटिक, ये जेनेटिक कैसे है कि आपके पिताजी की सेल्स थोड़ी ज्यादा फैट स्टोर करने वाली थी। अब वो याददाश्त लेके आप भी पैदा हुए, तो आपकी सेल्स भी थोड़ी ज्यादा फैट स्टोर करने वाली होंगी। तो अगर आप गलत खान पान करोगे तो क्या होगा? आपको डायबिटीज होने की संभावना नॉर्मल वाले से थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो ऐसे समझो कि जो इंसान मोटू है या जिसका ओवरवेट है, उसको बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि उसका बच्चा जेनेटिकली कुछ कमियां लेके पैदा हो। तो उसका बच्चा जब कमियां करेगा तो उसको जल्दी बीमारी। तो ये हम प्रेगनेंसी वाले इसमें करते हैं कि बीज शुद्धि जो है या कैसा कपल बच्चा पैदा कर सकता है, ये बहुत जरूरी चीज। हर किसी को ऐसे परमिशन नहीं है बच्चा पैदा करने। मैं भगवान होता ना तो ऐसे इंसान को बच्चा पैदा करने के लिए पहले खूब मारता, फिर बोलता आप बच्चा कर लो। मैं भी एग्री करती हूँ सर इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सर टाइप 2 के केस में तो हमें करना ही, मतलब मेडिसिन ही लेना पड़ेगा ना सर? आप कह रहे हैं मैनेज हो जाएगा विदाउट मेडिसिन, वो पॉसिबल नहीं होगा ना टाइप 2 में। मीना जी, लाइफ टाइम टाइप 2 डायबिटीज मैनेज हो सकता है बिना किसी मेडिसिन। लाइफ टाइम, एक दो दिन में। जब आपको डायबिटीज हो गई है उस समय आपको इंसुलिन लेना पड़ सकता है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अगर आप नहीं सुधरोगे तो फिर जीवन भर दवाई लेनी पड़ेगी।
और सर जिनकी शुगर ब्लड शुगर कई बारी हाई हो गई और कई बारी एकदम ही लो हो जाती है, फिर वो उस केस में क्या करना? दवाइयों के दुष्प्रभाव है। जब आप खाओगे बराबर, मेहनत करोगे बराबर, तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप दवाइयों पे आश्रित हो तो दवाइयों की डोज गड़बड़ हुई, आपका खाना गड़बड़ हुआ, ग्लूकोज लो हो गया। वो तो मैकेनिकल तरीका है। जैसे आपने 1 लाख रुपए महीने के कमाए, फिर आपने क्या किया, एक आफत पाल ली, या आपने एक कोई एम्प्लॉय रख लिया जो आए और आपके 1 लाख रुपए में आग लगा के चला जाए। आप रोज 1 लाख रुपए कमाओ, वो आए रोज उसमें माचिस मार के चला जाए, तो क्या होगा? आप ठीक ठीक चलते रहोगे। लेकिन अभी क्या हुआ, एक दिन आप 50,000 ही कमाए, अब वो क्या करेगा? 50,000 पे तो आग लगाएगा नहीं, बोले है मैं तो 1 लाख पे आग लगाता हूँ। तो वो फिर आपको मारेगा, बोले लेके आ 50,000 और कहीं से, मैं नहीं जाना। तो फिर वो 50,000 नहीं पाएगा, तो आपके जो गहने वहने हैं सब छीन छान के सब पे आग लगा देगा। तो ये होता है ग्लूकोज एकदम से डाउन होना, क्योंकि आपकी मेडिसिन जो है वो एक सेट ऑफ एक्शन कर रही है आपकी बॉडी में। अब हर रोज एक जैसा तो नहीं खाते हो आप, तो इसलिए मेहनत करना एक बेहतर ऑप्शन है डायबिटीज। डायबिटीज रिवर्सल वैसे तो बहुत इजी है। मैं एक बहुत अच्छी चीज, कल अगर आप लोग प्लान करो तो कल मैं आपको डायबिटीज रिवर्सल पे एक बहुत अच्छी चीज बता दूं। लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है डायबिटीज रिवर्सल। इसके लिए सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान दें। सर एक चीज और बोलनी थी, जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी मैंने आपसे पूछा था कि जो आप ये अब बीमारियों पर कराओगे, तो सर इसमें आप हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बट दिवाली जैसे की कुछ मैं प्रैक्टिकल। बता तो रहा हूँ, हर चीज बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिकल करने तो आओ बॉस, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते भी मैं वेट कर रहा था, मैं सुबह उठ के अकेले संघ प्रचालन किया हूँ। सर आप जो लोग आ तो रहे हैं ऐसे उन्हें कर ही दीजिए करवा ना, दीजिए। जितने लोग आएंगे आप करा दीजिए, आपने अकेले भी तो किया ही है, जो लोग आएंगे वो यस कर सर। लेंगे। एक बात नहीं बताइए, हाँ सर, अकेले करा दीजिए। अकेले इसलिए किया क्योंकि मैं जग गया था। पहले तो मैं रात को यही सोच के सोया था कि चलो यार आज आराम से सोएंगे। फिर वो दिमाग ऐसा बन गया था कि उठ गए सब सो रहे थे, तो हमें लगा चलो सब कुछ चालन ही कर लेते हैं। तो अगर आप लोग आओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 10 लोग भी आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आओ तो सही। ठीक है? सर आप जितनी भी प्रेजेंट हो ना आप करा दीजिए। ठीक है, आ जाओ कल सुबह। सर कल करा दीजिए, कल आ तो जाएंगे सर। संडे, संडे संडे सर प्लीज, संडे सर। रहती है मॉर्निंग में। ठीक है, अभी इस पे बात कर लेते हैं, फिर उस पर बात करेंगे, नहीं समय बहुत कम है हमारे पास। तो देखिए, डायबिटीज रिवर्सल के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो मानो आपने 50 रुपए खाया, तो अब आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो 50 रुपए पच जाए। ठीक? अगर 100 रुपए खाया, तो 100 रुपए की मेहनत करनी चाहिए कि वो पच जाए। तो पहले तो आपको क्या करना होगा, खाने पे कंट्रोल करना होगा। तो खाने पे जितना आप 10, 20, 50, 100 लिमिटेड रखोगे, 200 तक आप कम यूज करोगे, 200 को कम यूज करो, 100 को उससे थोड़ा ज्यादा यूज कर लो, उससे थोड़ा ज्यादा 50 यूज कर लो, उससे कहीं ज्यादा 20 यूज कर लो, और 10 सबसे ज्यादा यूज कर लो। तो क्या होगा, आपके शरीर में कम कैलोरी जाएगी। तो जब कम कैलोरी जाएगी तो आप क्या करोगे, पेट तो भरा है, खाना तो खा रहे हो। कम खाना खाना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कम कैलोरी खाना ये बहुत अच्छी चीज। तो जब आप कम कैलोरी खाओगे और मेहनत करोगे, तो बॉडी उस कैलोरी का यूज करेगी शरीर के पोषण के लिए। तो अगर कोई इंसान दिन में 2 बार पैदल चलता है और 40 सूर्य नमस्कार करने लगता है, खाना लिमिटेड कर लेता है, तो उसको जीवन भर डायबिटीज की एक दवाई नहीं खानी।
पर ये तब होगा जब वो धीरे धीरे इस स्तर तक पहुंच जाए कि सुबह उठे, जाए पैदल चल के आए, 5-6 किलोमीटर पैदल चले आ जाए, और फिर उसके बाद थोड़ा ध्यान व्यान करके रिलैक्सेशन वगैरह करके फिर वो एक्सरसाइज करे। 10-15 मिनट वो बॉडी की लूजनिंग की एक्सरसाइज करे, फिर 40 सूर्य नमस्कार करे 10 मिनट में, फिर 4-5 मिनट का शवासन करे, फिर खड़े होके जो उसको लगता है कि 2-3-4 आसन अच्छे अच्छे कर ले, त्रिकोण आसन कर ले, मंडूक आसन कर ले, पर्वत आसन कर ले, है ना, अर्धचंद्र आसन कर ले, ऐसे 3-4 आसन कर ले। या फिर सबसे अच्छा आसन जो अगर करना चाहे तो हलासन कर ले, सर्वांग आसन कर ले, ऐसे कुछ 4-5 आसन कर ले, 2-2 3-3 बार। और फिर थोड़ी देर कपालभाति करे, थोड़ी देर अनुलोम विलोम करे, भ्रामरी करे या ओम का उद्गीत करे और समाप्त करे। सुबह शाम पैदल जरूर चले। तो इस सर इंसान जिसको को जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है तो उसको तो डॉक्टर जैसे ज्यादा चलने के लिए सूर्य नमस्कार के लिए, जैसे इसमें नीज में अगर प्रॉब्लम है घुटनों रघुनाथ में। जी मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, तो मैं कह रही हूँ जैसे डायबिटीज है और उसको घुटनों में भी प्रॉब्लम है, तो हम सूर्य तो नमस्कार दवाई तो खाना, ज्यादा नहीं। फिर तो दवाई खाना ही पड़ेगा, पहले घुटने हाँ मजबूत करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं, जी मैं, सर। मेरी बात आपने सुनी जरूर लेकिन समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले उसको दवाई खा के उस लायक होना पड़ेगा, इतनी मेहनत कर ले। जब वो हम्म। इतनी मेहनत करने लगेगा 2-3 महीने, तब उसकी दवाइयां बंद होंगी। ऐसे डे वन नहीं बंद होती। फिर जब उसकी दवाइयां बंद हो जाएंगी फिर उसको जीवन भर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर जीवन भर उसकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी। डायबिटीज में प्रॉब्लम तभी आएगी जब आप सोओगे नहीं ढंग से, जब आप खाओगे नहीं ढंग से, जब आप मेहनत नहीं करोगे। तो ये 3 चीजें अगर कोई इंसान ढंग से कर रहा है, इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है। मेरे एक चचेरे भाई हैं, प्रमोद नाम है उनका। मतलब मेरे चचेरे भाई क्या, मतलब जैसे होता ना, परिवार के ही होते हैं, तो परिवार में किसी न किसी का कोई ना कोई रिश्ता तो होता ही है। तो ये मुंबई में रहा करते थे, मुंबई में इनके पास कोई नौकरी रही होगी, तो खूब पैसे वैसे बनाए, खूब मुंबई में घर वर बनाया, सब कुछ किया, और फिर इनको डायबिटीज हो गया। तो 20 साल इन्होंने डायबिटीज की दवाई ववाई ली, सब कुछ किया। और जब ये रिटायर हो गए 62 की एज में, तो फिर इनको याद आया कि यार मेरा एक गांव है, चलना चाहिए उधर। तो गांव आए तो सबसे पहले इन्होंने एक बाइसिकल खरीदी। उस बाइसिकल से 6 किलोमीटर दूर रोज ये जाते थे हरी सब्जियां खरीद, क्योंकि हमारा जो गांव है वहाँ, मतलब छोटे सब्जियों के दुकानदार तो होते हैं लेकिन एक बड़ी सब्जी मंडी होती है जो 6 किलोमीटर दूर है। तो वहां जाने के लिए उन्होंने एक साइकिल खरीदी, सबसे पहला काम किया। फिर थोड़े दिन जब वो सब्जियां लाते थे तो उनको लगता था यार कि घर में काफी कुछ वेस्ट बचता है, तो क्यों ना एक गाय खरीद लीजिए। फिर उन्होंने एक गाय खरीदी। अब गाय खरीद ली, लाना चालू कर दिए साइकिल से। अब तीसरी चीज उनको लगा कि यार मैं गांव आया हूं तो क्यों ना मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूं। तो गांव में उन्होंने फिगर आउट किया कि कहाँ कहाँ पे खाली जमीन, सब जगहों पे उन्होंने अपने खर्चे से चारों तरफ वो कटीले तार लगवाए और उसके भीतर आम के पेड़ लगाए। तो उनका रोज का काम यही होता था कि सुबह शाम अपने गाय को खिलाते थे, सुबह साइकिल से सब्जी लाने जाते थे, और शाम को जब सूरज ढलने लगता था, जब धूप कम हो जाती थी, तो अपने सारे पेड़ों पे जा जाके वो पानी डाला करते। मतलब एक, जैसे जहाँ पे 40-50 पेड़ लगाए हैं, उधर एक बोरवेल करा लिया, वहां पे एक वो सबमर्सिबल से पानी लाया, बाल्टी बाल्टी सारे पेड़ों में डालना। वो बंदा, जो डॉक्टर ने बोला था तू 4-6-10 महीने बाद मर जाएगा, तब वो गांव आया था। और पिछले 15 सालों से यही कर रहे हैं। उनको कोई 1 रुपए की दवाई नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, बहुत हेल्दी है वो। आप सोचो इस समय उनकी एज जो है 76-77 की होगी, और उनके लगाए हुए ज्यादातर पेड़ अब अच्छे आम देने लगे हैं। और उनके बाग में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को आम खाने तोड़ने से मना करते हैं। अगर आप आम के सीजन में जाओ और आपका मन है तो आप जाके तोड़ के खा लो।
कभी किसी को गाय का दूध के लिए पैसे नहीं मोड़ते। कोई अगर उनसे बोला कि भैया दूध पिला दो, उनके घर जो भी जाता है उसको दूध पिलाते हैं, गाय का छाछ पिलाते हैं। मतलब सब कुछ नेचुरली है। अब वो अब क्या सोच रहे हैं कि सब्जी लेने का झंझट खत्म करके मैं खुद सब्जी भी उगाऊं। पिछले साल मेरी बातचीत हुई थी उनसे, तो हाँ 24 में ही बात हुई थी। तो कह रहे थे कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास वाला जो खेत है वहां पे थोड़े मजदूर वजदूर करके सब्जियां लगाई जाए। मैंने कहा भैया अब रहने दो यार, इतनी अत्याचार खुद के साथ ना करो। बोलते मैं खाली तो रहता हूँ, क्या करूँ। तो ये है इंसान का जीवन कि कितना जल्दी वो दवाइयों से फ्री हो जाए। जबकि वो जब मुंबई में थे तो डॉक्टर कुछ कुछ उनको प्रोस्टेट कैंसर पता नहीं क्या क्या डायग्नोस, वो थक हार के गाँव आए। और उनके बेटा और बहू ये दोनों बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। इवन उनकी वाइफ भी पक्ष में नहीं थी कि गाँव जाए मर जाएंगे। अभी उनकी वाइफ भी उनके साथ रहती है और सुखी सुखी दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं। ना उनके पास कोई हेल्प है, कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं। डेली बेस पे अगर मजदूर की कभी जरूरत होती है तो भले ले आते हो, अदरवाइज सारे काम खुद करते हैं। तो ये है एक्चुअली डायबिटीज रिवर्स। सर लेकिन इसमें थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का भी और स्ट्रेस लेवल का भी फर्क पड़ता ही होगा। मैं क्या गांव में बताऊं, और शहर में जो लाइफ होती है वो मैं थोड़ी क्या डिफरेंट बताऊं, होती है। जब आप मेहनत करोगे बॉडी एनर्जी बनाएगी, स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाएगा। अच्छी नींद लोगे, स्ट्रेस नेचुरली कम हो जाएगा। अब आप मरे जा रहे हो स्ट्रेस में और आप बोलो डायबिटीज मैनेज हो जाए, तो नहीं होगा। तो ये तो पूरी लाइफस्टाइल है। आप एक चीज अडॉप्ट कर लो, दूसरी छोड़ दो कि यार ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर डायबिटीज रिवर्स थी। ठीक। अगर आप बोल दो नहीं नहीं मेरे से चार चार ग्लास से ज्यादा पानी पिया ही नहीं जाएगा, तो फिर कैसे डायबिटीज रिवर्स। अगर आप बोल दो नहीं नहीं मेरे को तो बिना मीठा खाए मेरा गुजारा ही नहीं होगा, तो कैसे डायबिटीज रिवर्स। तो आपको हर जगह काम करना है। ठीक। तो क्या करना होगा आपको, इजी डाइजेस्टेबल खाना खाना होगा, कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना होगा। आपको एक्सरसाइज योगा मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना। पैदल चलना डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी चीज। तो सुबह और शाम पैदल जरूर चलिए, फिर आप देखिए डायबिटीज आपसे दूर भाग जाएगी। क्या नहीं खाना है, बहुत ऑयली खाना मीठा खाना ये आपके लिए नहीं है। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दूध से बनी हुई चीजें जिनमें ज्यादा कैलोरी हो वो नहीं खानी। ठीक। लाइफस्टाइल आपकी एक्टिव होनी चाहिए, वो ऐसे आलसी वाला जीवन नहीं जीना। एल्कोहल और सिगरेट ये दोनों चीजें डायबिटीज की सबसे बड़ी दुश्मन। और तीसरा बड़ा दुश्मन है स्ट्रेस। तो अगर ये सारी चीजें आप दूर भगा लोगे तो डायबिटीज दूर हो सकती तो राज क्या बोले, अल्कोहल सिगरेट एंड है। स्ट्रेस। अल्कोहल सिगरेट और स्ट्रेस ये तीनों चीजें जो है डायबिटीज के दुश्मन है। क्योंकि अल्कोहल पियोगे तो क्या होगा, लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा। सिगरेट पियोगे ऑक्सीजन कंजप्शन कॉम्प्रोमाइज होगा। और अगर स्ट्रेस करोगे तो बॉडी मैक्सिमम कार्टिसोल बनाएगी, पूरा मेटाबॉलिज्म भी चौपट कर देगी। सर और एक ये जो कहते हैं कि ये मेथी दाने का पानी पियो या मेथी भीगे हुए खाओ, ये सब क्या है? ये सब कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स है जो थोड़े समय के लिए आपको हेल्प कर सकते। मेथी दाने का पानी पी के आप गुलाब जामुन खाओगे तो कभी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। आप अगर मेथी दाने का पानी पी रहे हो और अच्छा खाना खा रहे हो तो मेथी दाने का पानी आपके ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करेगा। ठीक। तो मेथी दाने का पानी पीना या भिंडी खाना या धनिए का जूस पीना ये सब कुछ तभी काम आएगा जब लाइफस्टाइल और खाना अच्छा हो। तो जब लाइफस्टाइल और खाना थोड़े समय तक अच्छा होगा तो इन सब की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। सर और एक ये जो कई
लोग लेके आते हैं, बोलते हैं देसी दवाई है डायबिटीज की, हम यहाँ से ले रहे हैं वहां से ले रहे हैं, ये सब सब बेवकूफी बनाते हैं ना सर एक तरह से। बेवकूफ नहीं बनाते, मैं कहना वो नहीं चाह रहा हूँ बेवकूफ बनाना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है। अब आप समझो कि आपने दवाई ले ली, तो दवाई लेके क्या किया पता है? आपने एक बंदा हायर कर लिया जो आज आपके 1 लाख रुपए पे आग लगाए। ये है दवाई। बंदा आपके 1 लाख रुपए पे आग क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो उसी लिए लिया गया है। तो जिस दिन 1 लाख रुपए नहीं होंगे उस दिन क्या करेगा? आपकी चीजें छीन छान के आग लगा देगा। सर मीन्स वो है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो अगर हम दवाई ले रहे हैं कोई, तो वो उसे बिना मेहनत के कम कर रहा है। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ग्लूकोज लेवल बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी ज्यादा ग्लूकोज। लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या होगी कि आपको ताकत नहीं आएगी ना, आप मजबूत नहीं होगे। दवाई खा के आप हेल्दी नहीं बनोगे। दवाई खा के ग्लूकोज को सिर्फ लेवल में रख सकते। जैसे कोई बीपी की दवाई खा के स्वस्थ नहीं हो सकता, उसी तरीके से कोई डायबिटीज की दवाई खा के हेल्दी नहीं रहेगा। तो ग्लूकोज की दवाई, मतलब डायबिटीज की दवाई, बीपी की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, ये सारी दवाएं सिर्फ आपको बड़े नुकसान को रोकने के लिए एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। ये आपकी इलाज नहीं है। किसी का भी कोलेस्ट्रॉल तभी जाके कम होगा जब वो ऊपर से कोलेस्ट्रॉल डालना कम करेगा। किसी का भी यूरिक एसिड तभी बाहर निकलेगा जब नया बनाना कम करके पुराने को हटाना चालू करे। तो मेटाबॉलिक डिजीज का मतलब ही ये है कि बीमारी नहीं है, आपके शरीर के काम करने का तरीका गड़बड़ हो, तरीके को बेहतर करने की जरूरत। ठीक है, चलिए तो फिर आज आपके सवाल ही ले लेते हैं। आगे की डिजीज अब हो नहीं पाएगी उतने कम टाइम में। सर सर आपने एक मेंशन डिजीज। किया कि डायबिटीज रिवर्सल के दो पॉइंट्स हैं जो मैं बताता हूँ, तो एक लाइफस्टाइल चेंज और एक फूड बोलेंगे खाने का। लाइफस्टाइल फूड में ही काउंट होगा, मतलब फूड लाइफस्टाइल सब कुछ वही है। दूसरी जो जरूरी चीज है वो है रेगुलर मेहनत करना। अब रेगुलर मेहनत करने के लिए पैदल चलना, योगा करना ही ऑप्शन नहीं है। मैंने बताया ना प्रमोद भैया साइकिल चलाते हैं। तो आप अगर साइकिल चला रहे हैं, फिर उन्होंने क्या किया? पौधे वौधे लगाए, उसमें पानी वानी डालना चालू किया, गाय खरीदी, गाय की सेवा करनी। सो गाय की सेवा करने में बहुत मेहनत होती है। गाय का चारा बनाना, उसको पानी पिलाना, उसको यहाँ से ले जाना, वहां बांधना है, उसकी सारी केयर करना, नहलाना धुलाना, बहुत कुछ काम है। जिनके घर में पेट्स होंगे वो सब जानते होंगे कि पेट्स लेना, सिर्फ पेट्स को लेना बड़ी बात नहीं है, रोज सुबह सुबह उनको बाहर ले जाना बहुत बड़ी बात है। तो उसी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर आप एक्टिव हो जाओगे तो सर ऐसा ऐसा भी है ना, ये जो सब चीजें हैं, ये आप अपने हॉबी या अपने स्ट्रेस को खत्म करता है, तो मतलब आप अपने माइंड को उन जगहों पे बिजी रख दिया और वर्क भी कर रहे हो बिना बिना सोच के कि मैं चल रहा हूँ। मतलब पैदल चलना है, मुझे आज चलना है, पर आप साइकिल में जा रहे हो, आप अपने काम कर रहे हो, तो आप वो कर भी रहे हो पर उस पर थॉट भी नहीं लगा रहे हो और एंजॉय भी कर रहे हो क्योंकि वो आपने चूज किया है। हमारे यहाँ एक बहुत आम सी सोच है ना कि अगर आप मोटरसाइकिल अफोर्ड करते हो तो आप सोचते हो कितनी जल्दी मैं कोई एक छोटी हैचबैक कार खरीद लूं। तो आपको उल्टा सोचना होगा कि अगर आप मोटरसाइकिल अफोर्ड करते हो तो आपको साइकिल चलानी चाहिए, तब जाके आप मेहनत करोगे। तो हमें करना होगा अपनी लाइफस्टाइल को इजी, खाने को बनाना होगा सिंपल। महंगा खाना अच्छा खाना नहीं है, सस्ता खाना और जल्दी पकने वाला खाना अच्छा खाना।
ठीक। तो जिस दिन आप इस प्रोसेस से काम करने लगो तो चीजें मजेदार हो। सर ज्यादा सोना भी नुकसानदायक है ना? भाई, ज्यादा सोना तो नुकसानदायक है, लेकिन कम सोना ज्यादा नुकसान है। आदमी ज्यादा कितना सोएगा? 8 घंटे सो लेगा। सर मतलब जो कि 10-12 घंटे भी सो जाते हैं, उठते दस नहीं है। बारह घंटे तो ये अत्याचार है। ये हाँ। ये सोना नहीं। 10-12 घंटे कोई भी सो नहीं सकता, वो जबरदस्ती बेड पे पड़े रहते हैं। 10-12 घंटे किसी को नींद नहीं आएगी। वो क्या होता है ना कि बीच में थोड़ी देर जाग गए, कुछ कुछ फोन वोन चला लिया, फिर पड़ गए आराम से। अरे फ्री है, कोई बात नहीं, बिस्तर पे लेटे हैं। तो ये होता है 12 घंटे बिस्तर पे पड़े। गहरी नींद किसी भी इंसान को 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं आती। तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे बिस्तर में बिता लो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ली अच्छे से, तो ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना धुरंधर, कह रहे मैं तो 2-3 घंटे सो लेता हूँ, फ्रेश फील करता हूँ। आज फ्रेश फील कर रहे हो, लेकिन आगे बीमार हो रहे हो। तो जितने लोग ये कहते हैं ना कि मैं 2-3 घंटे सो के एकदम एनर्जेटिक हो जाता हूँ, तो उन सबको बता दीजिएगा भैया, आप एनर्जेटिक हो जाते हो, पर अंदर का जो काम है वो अधूरा रह गया। तो वो धीरे धीरे आपको बड़ी बीमारी दे देगा। सर इट इज बिकॉज पीपल लाइक जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें स्ट्रेस है, बट अदरवाइज इन योगिक प्रिंसिपल्स 3 to 4 hours गुड स्लीप जो एक प्रॉपर स्लीप होती है दैट इज इनफ। यौगिक प्रिंसिपल में सिर्फ स्लीप इंक्लूड नहीं होगी, फिर पूरी लाइफस्टाइल इंक्लूड होगी। बट बिकॉज यू नो व्हाई आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि लास्ट आई रेड स्वामी रामा की बुक्स मैंने पढ़ी है ना, तो उन्होंने उसमें बोला है कि जब वो अमेरिका में गए उन्होंने देखा कि लोगों को 8-8 घंटे सुलाया जा रहा है, तो ही वॉज वेरी शॉक्ड बिकॉज वी ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू स्लीप फॉर सो लॉन्ग। वो जो बात कह रहे हैं वो एक ऑर्डिनरी लाइफ में सुटेबल नहीं है। वो जो बात कह रहे हैं वो एक यौगिक लाइफस्टाइल पर बिल्कुल सुटेबल है। मैं हमेशा कहता हूँ, कम खाना खाओगे तो कम सोना, कम मेहनत करना, और ज्यादा जीने को मिलेगा। ज्यादा खाना खाओगे, ज्यादा सोना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जल्दी मर जाओ। तो यही है असल में यौगिक लाइफ। किसी एक चीज को यौगिक लाइफस्टाइल पे मत देखिए, हर चीज को देखिए। अब इतना ही नहीं, यौगिक लाइफस्टाइल में सबसे अच्छी चीज जो संन्यास का धर्म निभाते हैं, उनमें एक सबसे बड़ी चीज जो है वो कही जाती, फिजिकल इंटरकोर्स से दूरी बनानी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना आप फिजिकल इंटरकोर्स से अट्रैक्ट होगे, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए आप, तो उतना खाना पड़ेगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा, उतना सोना। तो एक चीज नहीं है ये बहुत सारी चीजें हैं। इसमें खाना भी है, इसमें सोना भी, इसमें प्रेयर, मेंटल कंडीशन बहुत मैटर करती है। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि मैं साधु संन्यासी हूँ, और वो सोच रहा है कि यार ये वाली लैंड कैसे मैं अपने नाम पे कर लूँ, कैसे मैं अपना बड़ा सा आश्रम बना लूँ, है कैसे मेरे हजारों डिसाइपल्स आ जाएं, तो ये इंसान जल्दी मर जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बाबा रामदेव जी का दिखाता हूँ। बाबा रामदेव जी मेरे से बेहतर मेहनत करते हैं, मेरे से ज्यादा यंग देखने में, एनर्जेटिक देखने में लगते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा। ठीक। लेकिन बाबा रामदेव जी ने जब खाना छोड़ा था, तो वो 3 दिन में हॉस्पिटलाइज हो गए। कारण क्या है? कि वो योगी लाइफस्टाइल में है, कपड़े योगी वाले पहने हैं, लेकिन दिमाग योगी वाला नहीं है। तो कोई भी इंसान अगर एक चीज को अपना रहा है, तो फिर वो पूरा गृहस्थ वाला सर्कल चलाना चाहिए। तो बाबा रामदेव जो है वो अच्छी नींद लेते होंगे, इसीलिए इतने फिट है। सर मेरा क्वेश्चन आज की डिजीज से नहीं है, आपने पहले मतलब मैंने सुना था आपके मुंह से लेकिन मैं भूल गई सर। एपिलेप्सी अगर किसी ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके उसको कंट्रोल तो कर लिया है, मतलब इट्स नॉट वेरी हाई, बहुत जैसे कहते हैं बोल रहे हैं कि बहुत माइल्ड उनको आती है प्रॉब्लम, सो कैन वी सॉल्व इट थ्रू आवर सिस्टम व्हिच यू हैव टॉट अस? एपिलेप्सी बेसिकली समझिए क्या है। एपिलेप्सी बेसिकली जब आपके न्यूरॉन्स सही तरीके से मैसेज ट्रांसफर नहीं करते, तो बॉडी में एक
मूवमेंट आती है, सीजर आता है, और फिर बॉडी थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होती है और फिर से ये जंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम नर्व कंडक्शन वाली चीजें इंप्रूव कर दें, जिससे उसका नर्वस स्टिमुलेशन अच्छा हो जाए, नर्वस जंक्शन अच्छे हो जाए, तो डेफिनेटली उसके सिम्टम्स में उसको राहत होगी। तो अगर कोई भी इंसान लगातार लंबे समय तक नर्वस बैलेंस वाली एक्सरसाइजें ज्यादा करता है, लंबे लंबे टाइम तक वो बैलेंस बनाता है, नटराज आसन, वृक्ष आसन, या ऐसा गरुड़ आसन, संकट आसन जैसे आसनों को लंबे लंबे समय तक होल्ड करता है, तो ये पक्की बात है कि उसकी एपिलेप्सी के अटैक्स बहुत कम हो जाए। अब ये अटैक्स बहुत कम क्यों कहा मैं? क्योंकि जब उसका ब्रेन किसी प्रॉब्लम में आएगा तो ही उसको ये अटैक्स आएंगे। जब तक उसका ब्रेन रिलैक्स फेज पे काम करता रहेगा, ये अटैक्स नहीं है। बट इज इट क्योरेबल लाइक टू द रूट और तो? बहुत लोग क्लेम करते हैं, पर मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि एपिलेप्सी क्योरेबल है। हाँ, मैनेजेबल बहुत जगह है। तो उसमें लाइफ टाइम पेशेंट को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए, और जरूरत पड़ने पे एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन हेल्प करती हैं। पर वो ये उन्होंने बहुत ली तो उससे उनका नहीं हेल्प हुआ था, बट फिर कोई एंटी आयुर्वेदिक से उनको हेल्प एंटी मिला। एपिलेप्टिक मेडिसिन आयुर्वेद में भी प्रशांतक ये एक्चुअली ये ऐसी दवाएं हैं जो पब्लिकली नहीं डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ओके। ये दवाएं जो है ये नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि आजकल बड़ा फैशन हो गया, लोग ये इंस्टाग्राम की रील चल रही, मेरी बॉडी में सेंसेशन होते हैं, ये वो दुनिया भर का काम काम जा। तो ये जो ऐसी मेडिसिन क्या होती है, ये मूड स्टेबलाइजर्स के लिए जाती वो है। उसी तरीके से आयुर्वेद में एक कैटेगरी है प्रशांतक मेडिसिन, जो नर्वस सिस्टम को ट्रैंक्विलाइज करती है। उसी इसका सबसे इजीएस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो अश्वगंधा। अश्वगंधा। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है। इसलिए हाँ। मैं जब भी अश्वगंधा की बात करता हूँ हमेशा कहता हूँ लंबे समय तक नहीं नहीं लेते। नहीं, और तो ये ये एडिक्टिव है। सबसे ओवररेटेड मेडिसिन है, जितनी भारत में पैदा होती है उससे कहीं ज्यादा बिकती है। तो सोचो, जब पैदा होती है कम, बिकती ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि 80% लोग फालतू की दवा खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ओके। तो ये मैनेज कर सकते हो आप, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। आप अगर आयुर्वेद की दवा उनको मिल रही है तो साथ साथ आप नर्वस सिस्टम पे काम करो, पक्का अच्छे रिजल्ट होंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, तो आज की बातचीत को यही खत्म करें। अब कल हम नहीं मिल रहे, संडे हम मिल रहे हैं। संडे हम पहले संघ प्रक्षालन करेंगे, और संडे अगर आप लोग आ जाओ तो संडे सुबह हम ना 2 बीमारियां भी कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन सी? सर व्हाट टाइम? संडे मॉर्निंग 7 to 8 या 8 to 9, जब भी आप कंफर्टेबल। 7 to 8 हम संघ प्रक्षालन करेंगे, 8 to 9 पढ़ लेंगे। सर नहीं थोड़ा नहीं, जल्दी कर 8 to 9 लीजिए तो क्योंकि पॉसिबल, तो 8 या 9 पॉसिबल नहीं है, क्या हाँ करें? सर। क्योंकि काम का टाइम चल रहा है। 7 to 8। अर्ली एवरीबडी सेइंग कि 7 जितना अर्ली कर लेंगे तो अच्छा है, लेट नहीं पॉसिबल। क्योंकि सर 7 बजे लेट होता है, अभी नहीं संडे है। होता है तो खाना वाना भी 7 to बनाना 8 होता है ठीक सर। है, 7 to 8 7 to बोल 8 रहे पहले ठीक। तो पहले तो। स्टडी वाली क्लास कल कर लेते हैं, नहीं तो सर हाँ, अगर आप कल कल इवनिंग में कल इवनिंग कर में लीजिए कल इवनिंग में। फ्री हो तो आप इवनिंग में कल अपनी जो जैसे हमारा एक टाइम है हम अपनी कल उसका टाइम पे सर क्लास रख। इवनिंग में ठीक है सर, इवनिंग में कर दीजिए कल। पढ़ाई वाली क्लास इसमें रहने देते हैं सर, संडे को हम अपना शंख प्रचालन प्रैक्टिकल क्लास रख लेते हैं। ठीक है, तो कल रात को 9 बजे क्लास होगी। जो लोग आएंगे ठीक है, जो नहीं आएंगे उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक ठीक है, है सर, डन। तो कल नौ ठीक है, बजे क्लास ऑफिशियली हमारी तरफ से ऑन है। इनकेस अगर कोई चेंज होगा तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक वैसे है। सर एक 90% में रिक्वेस्ट कोशिश। और थी हाँ, कि आप जो अभी आज जैसे आपने डायबिटिक वगैरह पढ़ाई है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सर ये वाली रिकॉर्डिंग मतलब हटे नहीं, डिलीट ना हो।